उपस्थित नहीं हो पाए हैं। एडवोकेट आकाश वर्मा जी हमारे बीच में है। एडवोकेट आकाश वर्मा जी, आप क्या सोचते हैं? आप लोगों ने आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस की पढ़ाई करने का काम किया और अचानक से उसमें परिवर्तन करने का काम जो कर रहे हैं, तो अधिवक्ताओं को भी किस तरीके से पैरवी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैं आपके विचार आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार आराधना मैम, सभी को मेरा नमस्कार, आनंद जी को मेरा नमस्कार। इससे पहले जो अमित जी बोल रहे थे कि किसी भी चीज पे डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी डिस्कशन इज अ मस्ट थिंग, इट इज अ मैंडेटरी थिंग। ऑल्दो मैं शुरुआत करूंगा, लॉ का मतलब क्या होता है, कानून का मतलब क्या होता है। बेसिकली अ लॉ इज एन ऑफिशियल रूल, ये एक ऑफिशियल रूल होता है which provides a legal framework for its people, अपनी जनता को एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है so that they can do certain thing or they can not do certain thing, ताकि वो कुछ कर सके और कुछ ना कर सके। ये नियम एक सरल शब्द में अगर कानून का मतलब अगर समझे तो अब द प्रोसेस ऑफ लॉ और द पर्पस ऑफ लॉ क्या है? पर्पस ऑफ लॉ क्या है? इज टू मेंटेन ऑर्डर, इज टू एस्टैब्लिश फेथ, to establish tolerance power, is to protect the individual liberty and to address the grievances or to solve the disputes. ये इसका पर्पस है, ये बेसिक नियम और बेसिक पर्पस है लॉ का। अब थोड़ा हम पीछे चलते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके थोड़ा सा पहले जब मुगल सल्तनत पूरे देश में राज करती थी, उस वक्त एक महाकुमा ए अदालत होती थी, महाकुमा ए अदालत। उसमें क्या होता था? उसमें सिविल और क्रिमिनल लॉ से जो भी मैटर्स होते थे वो डील किए जाते थे। उसमें प्रॉब्लम ये थी कि दे डोंट डिस्टिंग्विश द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। प्रॉब्लम वहां ये थी कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है और जुडिशरी बॉडी है वो उसमें डिस्क्रिमिनेट, उनके फंक्शंस और पावर नहीं कर पाते थे। वो महाकुमा अदालत में प्रॉब्लम थी। उसके बाद आई ईस्ट इंडिया कंपनी, डिफरेंट अदालत बनाई गई, अलग अलग तरह की अदालत बनाई गई। 1860 में हाई कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया। मद्रास, इलाहाबाद, मुंबई, अलग अलग जगह, कलकत्ता, अलग अलग जगह जहां कर सकते थे वहां किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कोशिश की उन्होंने एक अच्छा जुडिशियल सिस्टम स्टैब्लिश करने का। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो मैं एक बात सबसे ये बता देना चाहता हूं कि the purpose of the current government is to decolonize the colonial era law. जो पर्पस है प्रेजेंट गवर्नमेंट का वो डीकोलोनाइज करना है जो कॉलोनियल लॉ है उसको, और वो हर प्लेटफॉर्म में ये कहते हैं। और ये उनका पैटर्न हो चुका है। वो किसी को हीरो बनाने के लिए किसी को बुरा बनाते हैं। वो धर्म को ऊपर रखने के लिए किसी को अधार्मिक दिखाते हैं। वो भूत क्रिएट करते हैं। ठीक उसी तरह उन्होंने कॉलोनियल लॉ को डीकोलोनाइज करने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि कुछ हद तक सही भी है, जैसे फाइन वाइन बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन ये पूरी तरह से इरेडिकेट कर देना कॉलोनियल लॉ को इज टोटली अ ब्लंडर। ये बहुत बड़ी गलती है, इट्स अ मिस्टेक। इवन आई करेक्ट माइसेल्फ, इट्स अ ब्लंडर as I also said। अब एक चीज हम समझेंगे कि इफ यू कंसीडर एनी कॉलोनियल लॉ एज अ टॉक्सिक, अगर आप कॉलोनियल लॉ को टॉक्सिक कहते हैं तो द व्हाई यू हैव अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फ्रॉम कॉमन लॉ, देन व्हाई यू हैव अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ that rule of law from Magna Carta, through Magna Carta in 1212 AD. So we need to very clear that every colonial law or everything which we get from the colonial era or from the British is not toxic. अगर toxic है तो अंग्रेजी खाली खत्म कर दीजिए। Without English, how we can make the law of the land? How we can determine the principles of law? बिना अंग्रेजी के कैसे करेंगे आप? We have taken the postal services from the colonial at the time of colonial era. We have taken the civil services from the colonial era. We have taken the railway, हमने वहीं से ली, सब कुछ तो हमने वहां से लिया। तो एकदम से colonial टाइम के लॉ को एकदम से आइसोलेट कर देना, इरेडिकेट करना इज नॉट द राइट थिंग। अब मैं आप सभी को बताता हूं कि why and how
the law has been made. जब भी कानून बनता है, जो कानून बनाने वाले हैं, they should consider three things in their mind. पहला, which is also called the balance of interest. All the lawmakers should keep the balance of interest in their mind between the state, between the individuals, and between the society. There should be balance of state, individual, and societal conscience. Societal क्या कैरी करता है? Societal conscience कैरी करता है. They carry the acceptance. Individual क्या कैरी करता है? Individual कैरी करता है liberty. Individual कैरी करता है freedom. State क्या कैरी करता है? State कैरी करता है duties. State कैरी करता है responsibilities. State carry करता है accountabilities. So there should be a balance between the state accountabilities, duties, responsibilities, with individual liberties, individual freedom, with societal conscience and societal acceptance. If there is no balance of interest between these three things, then the law should be eradicated completely. तब कानून को खत्म करना चाहिए अगर ये तीनों में बैलेंस नहीं है. ये नियम है कानून बनाने का, ये बहस करने का नियम है. आप कानून पे बहस करते हो तो अगर ये तीन चीजों में बैलेंस है तो कानून सही है, वरना इसको हटा दो. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. अब मैं 3-4 चीजें गिनाता हूं. पचौली सर को भी बात पता होगी और रणजीत जी को भी बात पता होगी कि किस बेसिस पे हम इसको ड्रैकोनियन लॉ कह रहे हैं, इसको क्यों गलत कह रहे हैं. पहला, 16 सीआरपीसी 167 में 15 दिन की कस्टडी है, पुलिस कस्टडी. अब ये 60 दिन की कर दिया है. 60 दिन की पुलिस कस्टडी में क्या हालत करेंगे एक्यूज का ये पुलिस वाले. Then where the civil liberties goes, then where the individual liberties goes, वो कहां गया. The Supreme Court has consistently reiterated that, or they have regularly said that कि bail is a rule, jail is an exception. जेल भरी पड़ी है लोगों से. उस केस में आप 60 दिन की कस्टडी लेते हो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट द बेल. कस्टडी में रह करके किसी को बेल ले लेना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही हो जाता है. और मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि एक एनजीओ है, उन्होंने एक डाटा निकाला था 1-1.5 साल पहले. उन्होंने ये बताया था कि हर दिन 5 लोग पुलिस कस्टडी में मरते हैं. 5 लोग पुलिस कस्टडी में मरते हैं. और आप 15 दिन से लेकर के 60 दिन तक अगर पुलिस कस्टडी में किसी एक्यूज को रखोगे तो आप क्या हालत करोगे. अभी सलमान खान के ऊपर जिन्होंने फायरिंग की थी वो पुलिस कस्टडी में उन्होंने सुसाइड कर लिया. पुलिस कस्टडी में कोई कैसे सुसाइड कर सकता है, उनके पास होता क्या है. तो पुलिस हैज एन इमेंस पावर, उनके पास बहुत ताकत है. क्यों ऐसा कहते हैं कि मंदिर के पास चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी मशीनरी इतनी स्ट्रांग होती है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं. दे हैव अ ग्रेट मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट और नॉट टू प्रोटेक्ट द लॉ. दोनों तरफ चल सकते हैं. तो 60 दिन की जो कस्टडी है वो बहुत ही बेहुदा तरीका है इनका ये कानून बनाने का. 60 दिन की कस्टडी में कौन रखता है किसी को, पहले ही 15 दिन था. दूसरी चीज सेडिशन. ये सेडिशन तो सभी ने सुना होगा. सेडिशन तो मतलब इट्स बिकम अ टॉक ऑफ अ टाउन. जब कोई स्टेट कोई गलत काम करता है तो सेडिशन बहुत बहुत ही लोगों के, सारे जर्नलिस्ट के, सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के मुंह में रहता है. इन्होंने क्या किया है, सेडिशन के वर्ड को तो हटा दिया है, पर इन्होंने कोई और तरीके से सेडिशन को ला दिया है विद अ वर्ड ऑफ सबवर्सिव एक्टिविटीज. उन्होंने एक वर्ड यूज किया है सबवर्सिव एक्टिविटीज सेक्शन नंबर 150 में. एंड दे हैव आल्सो यूज्ड द एक्सप्रेशन एनीथिंग व्हिच इज अगेंस्ट द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया. ये भी वर्ड यूज किया है. सेडिशन तो हटा दिया है, पर ये दो शब्द यूज करके क्लियर कर दिया है कि भाई हम इस तरह से कान नहीं पकड़ेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे. तो दोनों में दिक्कत है. तीसरी चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि ललिता कुमारी, आफ्टर द जजमेंट ऑफ ललिता कुमारी, इट इज मैंडेटरी फॉर पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर एफआईआर इफ दैट केस वुड बी अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. लेकिन अब क्या है, अब अगर 3 से 5 साल का कोई केस है अगर इस कैटेगरी में आता है तो दे नीड टू मेक अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी फॉर 14 डेज. 14 दिन के अंदर उन्हें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी होगी. इफ दे कंसीडर इट दैट केस शुड बी अ केस फॉर एफआईआर, तब वो रजिस्टर करेंगे. तो इट्स अ वायलेशन ऑफ ललिता कुमारी जजमेंट. ये भी वायलेशन है ललिता कुमारी जजमेंट का. तीसरी चीज,
चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी, कि उनकी जो सर्च और सीजिंग पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। आपके मोबाइल ले सकते हैं वो, आपके मोबाइल का कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं वो, आपने अपने वकील से क्या बात करी वो देख सकते हैं वो, आपने अपनी वाइफ से क्या बात करी वो देख सकते हैं वो, आपने किसी अपनी प्रॉपर्टी डीलर से क्या बात करी वो देख सकते हैं वो। दे हैव एन इमेंस पावर टू इंट्रूड इनटू योर मोबाइल। कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है टू रेगुलेट दिस पावर। पुलिस के पास इतना ज्यादा पावर दे दी गई है। और ये दूसरा पॉइंट ये भी है कि इट विल वॉयलेट द प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेसी, इट विल वॉयलेट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेसी। द क्वेश्चन विल ऑलवेज देयर कि राइट टू प्राइवेसी कहां चला गया। चौथी चीज, पांचवी चीज, जो प्रॉपर्टी है आपकी, इवन इफ आप केस लड़ रहे हो, आप एक्यूज्ड हो, लेकिन जो प्रॉपर्टी है आपकी वो कन्फिस्केट कर सकते हैं वो, और वो विक्टिम को दे सकते हैं विदाउट फॉलोइंग एनी रूल्स एंड रेगुलेशन। इवन आप कन्विक्टेड नहीं हो फिर भी आपकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर सकते हैं, कब्जे में ले सकते हैं और विक्टिम को दे सकते हैं। तो ये 4-5 चीजें हैं जो मैंने जब मैं लॉ पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि दिक्कतें हैं थोड़ा। और एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा कि जो ये हैंडकफिंग है, हाथ में जो हथकड़ी लगाने की पावर है, वो भी बहुत ज्यादा इमेंसली दे दिया है पुलिस ऑफिसर्स को। तो बेसिकली दे हैड इंक्रीज द पावर ऑफ पुलिस, ताकि वो स्टेट अथॉरिटी, जैसे कि अरविंद जी ने भी कहा कि ये स्टेट को एकदम इतना ज्यादा पावर देना चाहते हैं कि इंडिविजुअल लिबर्टी खत्म कर देना चाहते हैं। और किसी भी प्रगतिशील देश के लिए, किसी भी प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए इट इज नॉट गुड। करके ये चीज समझनी होगी, दिस विल नॉट बी अ गुड लॉ इन कंटेक्स्ट ऑफ एनी सोसाइटी, दिस विल नॉट बी अ गुड लॉ ड्रैकोनियन लॉ। बस मैं अपनी बातें यहीं पे पूरी करूंगा। तो ये सभी को हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये कानून कुछ हद तक तो सही है कुछ चीजों पे, पर ज्यादा जो है उसमें खराबी है, क्योंकि पुलिस को इतनी पावर दे देना समाज को दबा देना है, स्टेट को इतनी अथॉरिटी नहीं देनी चाहिए। वी शुड कीप द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, वी शुड कीप द सोसाइटल इंटरेस्ट एज वेल। तो यही चीज है, मैं अपनी बातें यहीं पे पूरी करूंगा। आनंद जी, आराधना जी। आकाश जी, आपने बहुत अच्छे सरल तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से बताया। अगर ये चाहते कि देश की जनता को न्याय मिले तो सबसे पहले पुलिस को स्वतंत्र करने का काम करना चाहिए। पुलिस की जवाबदेही इस देश